हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 में जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। क्लास 10 हिंदी का स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और हमारे चैनल से अच्छे से तैयारी कर सकें क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट की। तो पहला आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं पद्यांश हल करना। जो आपके पद्यांश होते हैं उसे पहले हल करेंगे, ठीक है, और फिर गद्यांश हल करना सीखेंगे। गद्यांश हल करना, फिर जीवन परिचय, फिर निबंध। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही सब आपका 90 से एबव 92 मार्क या 93 मार्क अचीव कराएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए इससे जो जो रिलेटेड है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम लोग एक एक का शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है, पद्यांश कैसे हल करें। अब की बार 90 पार, ठीक है, 90 पार जाना है तो हर एक वीडियो हमारा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो पहले हम लोग सीखेंगे पद्यांश हल करने का तरीका। देखो, पहले आप लोग पद्यांश अगर हल कर रहे हो भाई, तो गद्यांश तो ऐसा होता है कि आप उसकी हिंदी से ही कुछ अनुवाद निकाल सकते हो, लेकिन पद्यांश कुछ दूसरी भाषा में लिखा रहता है, जैसे अवधि, खड़ा बोली, ठीक है, तो इन सब में लिखा रहता है। तो इसको आप लोगों को व्याख्या आपको स्वयं कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। पहला ट्रिक तो यही है कि कुछ ना कुछ आप इसे याद करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, आप लोग इसे पढ़े होंगे तो ये भी जानते होंगे ये किस पाठ से लिया गया है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप लोगों को पाठ पता चल जाएगा। तो प्लीज पढ़िए और हमें ये बताइए किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, प्रस्तुत दोहा, ये एक दोहा है, ठीक है। क्या है? दोहा है। प्रस्तुत दोहा, क्योंकि अगर बिहारी जी ने लिखा है तो ये एक दोहा है और बिहारी जी ने लिखा भी है, ठीक है। तो सॉरी देखो, कविवर, ये कवि है ना, ये तो आपको पता है क्योंकि कवियों ने लिखा है। ये पद्यांश कवि आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, उसमें लेखक आएंगे। तो कविवर बिहारी कौन है? बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित किससे लिया गया? मैंने आप लोगों को इनका रचना बताया था, बिहारी सतसई। क्या बताया था? बिहारी सतसई। तो ये जो है ना, प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य शीर्षक, बिहारी सतसई से हमारी, देखो ऐसे संदर्भ लिखना है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब यहां देखो, हिंदी के काव्यखंड, क्योंकि ये काव्यखंड है स्टूडेंट, याद रखना, के काव्यखंड में संकलित, ये काव्यखंड में मतलब संकलित है, ठीक है, संकलित। अब यहां आप लोग भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। किससे है? भक्ति शीर्षक, ये भक्ति शीर्षक से है। देखो, इसे कई प्रकार से लिखा जा सकता है। आप यहां पाठ का नाम और लेखक का नाम भी लिखकर छोड़ दोगे तो आपको पूरा मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे लिखोगे तो भी आपको पूरा मार्क दिया जाएगा। है। तो यहां आप लोग देखो
कविवर दोहा, जो प्रस्तुत दोहा कविवर विहारी द्वारा रचित विहारी सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। यहाँ पाठ का नाम भी लिख सकते थे भक्ति और ये लेखक का नाम बिहारी, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस टाइप से लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क अचीव होगा। पहली बात, आप हिंदी में हैंड राइटिंग अपना सुधार लो। हिंदी में जितनी अच्छी हैंड राइटिंग रहेगी उतना अच्छा आपको मार्क दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी भूमिका इसमें हैंड राइटिंग की होती है। तो हैंड राइटिंग सभी स्टूडेंट अपना अपना अच्छे से सुधार लो, क्योंकि इसमें हैंड राइटिंग की सबसे बड़ी भूमिका होती है हिंदी एंड इंग्लिश में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब में तो कम, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा। इंग्लिश में जितनी अच्छी हैंड राइटिंग रहेगी, जितना अच्छा अंडरलाइन करोगे, उतना अच्छा आपको मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां तक हो गया संदर्भ। अब देखो यही है, देखो इसी का मैं लिख रहा हूं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत तू ना फिर घटे वर समूल कही लाए। तो इसी का मैं बता रहा हूं संदर्भ। बिहारी जी ने इसे लिखा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए। यहां इसका अर्थ है कि मैं आपको बताऊं इसका अर्थ कि धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, ठीक है, यानी कि अगर धन बढ़ जाती है तो मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे पहले कोई गरीब था फिर अमीर हो गया तो उसकी मन की इच्छा भी बढ़ गई, उन्होंने एक कार लाया अच्छा सा, उन्होंने एक बड़ा सा जमीन खरीदा। ठीक है, तो ये सब मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जैसे धन बढ़ता है मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। घटत घटत फिर ना घटे, अगर धन घट जाती है तो मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। जानते हो ना, जैसे कोई सुख 1 साल किया, फिर उसे बहुत ज्यादा काम दो तो वो नहीं कर पाएगा, वो सुख का आदी हो जाता है। ठीक है, और फिर वो काम नहीं कर पाएगा। इसके बारे में सबसे अच्छा जानने के लिए आप क्लास 12 बहादुर कहानी को पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से है। ठीक है, बहादुर कहानी, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो प्रसंग कैसे लिखोगे, प्रसंग में आप लोगों को बताता हूं। प्रसंग में कुछ नहीं करना है, ये एक दोहा है, तो लिखो प्रस्तुत दोहा। क्या लिखोगे, प्रस्तुत दोहा में जो प्रस्तुत ये आपका दोहा है, इसमें कवि विहारी है, तो कवि मैंने विहारी ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। धन के बढ़ने, किसके, धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले, मन पर पड़ने वाले प्रभाव, किसका, प्रभाव का वर्णन किया है, मतलब जब मन पर धन रूपी चीज पड़ जाती है उसका वर्णन किया है। मैंने लिखा क्या है, प्रस्तुत दोहा में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। जब धन बढ़ जाता है तो मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो इसको पढ़ लो और इसका मैं अर्थ बता देता हूं। देखो, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब धन रूपी जल, यहाँ जल और कमल की तुलना की गई है, मतलब मन को क्या, धन को जल माना गया है, मतलब धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। देखो यहाँ कहने का अर्थ है, एक तालाब है, उसमें जल ज्यादा हो जाता है तो वो जो कमल होता है उसका नाल भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जितना पानी ज्यादा होता जाएगा, कमल का जो बीज का मतलब खोखला सा नाल होता है ना, वो उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे पानी नीचे चला जाएगा, घट जाएगा, लेकिन वो जो उसका नाल है वो नहीं घटता है, वो उतना ही बड़ा रह जाता है। फिर अंत में होता क्या है कि अपितु समूल नष्ट हो जाता है, अपितु वो ऐसे नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है, पानी रहता नहीं तो वो गिर जाता है। ठीक है, समझ
समझ में आया। तो अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। लेकिन धन अगर कम हो जाए, आप दरिद्र हो जाओ, तो भी मन की इच्छाएं नहीं कम होंगी, क्योंकि पहले ही आपकी मन की इच्छा भर चुकी है। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से भरे हुए सामान हो जाता है, दुख से भरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। तो ये आपको पद्यांश कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग गद्यांश देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, फिर हम लोग और भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश दोनों जरूरी है। तो अब हम लोग इसके बाद गद्यांश देखेंगे। ऊपर देख सकते हो हेडिंग क्या है, गद्यांश कैसे हल करें। नाम है गद्यांश। इतने सारे स्टूडेंट कमेंट कर दिए हैं कि गद्यांश कैसे सॉल्व करें, तो इस वीडियो पर आज हम आप लोगों को बताएंगे गद्यांश ही सॉल्व करना। जो क्लास 10th में हैं, क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और ये नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अब की बार 90 पर हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल श्रवण लेक्चरर पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ आप लोग पहले से पढ़ लो। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जितनी अंडरलाइन है ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन रहेगा। और इसका आप लोगों को क्या लिखना रहेगा स्टूडेंट, इसका आप लोगों को व्याख्या करना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना होगा। व्याख्या तुरंत कर लोगे, लेकिन पहले इसे पढ़ लो। इतना ध्यान से पढ़ो कि आपको लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक ऐसा मतलब अपना सबसे पसंदीदा चीज पढ़ रहा हूं। ऐसे पढ़ना है आप लोगों को, बिना मन के नहीं पढ़ना है। जो बिना मन के पढ़ेगा नहीं कर पाएगा। बढ़िया से पढ़ो। जैसे सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्राकृत, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। यही 2-4 बात देख लिया जाता है और झटपट मित्र बना लिया जाता है। मतलब यही 2-4 बात देखकर लोग तुरंत उसको मित्र अपना मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो मित्र बाद में क्या करेगा आपका। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। केवल इतना ही बात देखकर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, इससे अधिक बातें मित्र बनाने के लिए चाहिए। मतलब कोई आपका अगर सबसे प्रिय मित्र हो तो केवल इतनी बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए जो कि एक मित्र में होता है। अगर आपको एक अच्छा मित्र चाहिए तो इतनी बातों को देखकर आपको मित्र नहीं बनाना है, और कुछ बातें हैं जो देखकर आपको अपना मित्र उस व्यक्ति को बनाना है, ठीक है। कुछ केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। जिसकी हम गुणों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उस मित्र से हम लोग स्नेह नहीं करते हैं, ऐसा मित्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। देखो ऐसे कोई कोई मित्र होता है, देखे होंगे कि वो आपसे अच्छे से मतलब छोटा छोटा काम करवा लेगा, ये हमारा लिख दो, ये हमारा मतलब बढ़िया से पूरा कर दो, लेकिन अंदर से घृणा रहता है, अंदर से जलन रहता है, ठीक है। कि आप लोग समझो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, मतलब निकालते जाएं, मतलब उनसे छोटे छोटे काम करवा लो जल्दी जल्दी, लेकिन पर भीतर से अपने भीतर से घृणा करते रहें। मतलब ये नहीं करना है, भीतर से घृणा करो, बाहर से मित्र। देखो मित्र सच्चे पथ पर प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मतलब ऐसा मित्र हो कि आपको एक सच्चा रास्ता दिखाए कि इस रास्ते पर चलो तभी आप सफल होगे। तो जो सच्चा मित्र होता है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिसे हम स्नेह करें, ऐसा मित्र होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और जिसे आप मित्र बनाओ उनके बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। दोनों लोग सच्ची बातें करो, ये नहीं कि आप उनसे झूठ बोलो, आप उनसे झूठ बोलो। ऐसी सहानुभूति जिससे एक हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अगर एक मित्र का हानि या लाभ हो तो दूसरा मित्र भी वो समझे कि हमारा भी हानि हुआ है और हमारा भी लाभ हुआ है। मतलब एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले आप लोग हिंदी पढ़ो।
अच्छे से पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसे पढ़ने के बाद 2 नंबर तो आपको मिलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका अगर आप संदर्भ लिखोगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। अगर यहाँ जो रेखांकित अंश है इसका व्याख्या करोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और एक प्रश्न पूछेगा अगर उसे बता लोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। कुल मिला के ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है। कितने अंक का? 6 अंक का। और आप लोगों को मैं 6 अंक अच्छे से समझाने वाला हूं। मैं आप लोगों को एक प्रश्न एडवांस बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, 5 प्रश्न बल्कि 3 आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं आप लोगों को 4 प्रश्न कराने वाला हूं, तो पहले इसे पढ़ लो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो, पहला तो आप लोगों से आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा आएगा आ बा सा दा मैंने लिखा है। ठीक है, आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा या खा गा लिख सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसे मित्र नहीं कहा जाता, कहा जा सकता? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? फिलहाल तो आप लोग इसका, हाँ, पहले आप लोग समझ लो कि इसका हम लोग, देखो, हम आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं कैसे आप लोग संदर्भ लिखोगे। पहले आप लोग यहां हेडिंग डालो संदर्भ। तो फिर आप लोग इसका संदर्भ हेडिंग डाल लो। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा ब्लैक स्केल से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मजा आएगा ना? ठीक है, अब संदर्भ आप लोग लिख दो जो जानते हो इसके पाठ का नाम। देखो, इसमें हर जगह मित्र की बात की गई है, विश्वास पात्र मित्र, ये मित्र, वो मित्र, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक हैं कौन, जानते होंगे। चलो फिर हम आप लोगों को इसका लिखवाते हैं। प्रस्तुत गद्य अवतरण, तरण लिख दो, तरण, अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण। यहां ब्लैक पेन का यूज कर लो, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, ये तो आपको पता होगा। भाई थोड़ा सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां एक छोटा सा और लगा लो, हिंदी से लिया गया है ना, तो हिंदी लिख लो। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ये गद्यांश है ना, तो लिख दो गद्य खंड, गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित, और यहां जो पाठ का नाम हो, मित्रता, मित्रता नामक, और ये जो मित्रता है ना, ये निबंध है, ठीक है, नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, समझ में आया? संदर्भ कुछ इस टाइप से लिखना होगा आप लोगों को। यहां आप लोग देख सकते हो, इस टाइप से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ तो हो गया। आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां हेडिंग डालो व्याख्या, या फिर आप लोग हेडिंग डाल सकते हो रेखांकित अंश की व्याख्या।
ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले जो रेखा वाला है ना उसे बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, लिखा हुआ है मित्र जो हो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक हानि लाभ को दूसरा अपना समझे। तो कहो तो पहले लिख दें इसे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं इसे पहले लिख देता हूं। ठीक है, उसको पढ़ लिया ना, फिर हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हर एक चीज को आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गद्यांश को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पद्यांश को सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जल्दी से मैं आप लोगों को बहुत सारा गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा। तो देखो शुक्ल जी, जो शुक्ल जी थे ना, शुक्ल जी का कहना है, मतलब शुक्ल जी जो थे ना उनका कहना है कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो मित्र होता है उनके प्रति हृदय में, अपने हृदय में प्रेम होना चाहिए, कि मित्र को मित्र के समान समझो, मित्र के मतलब मित्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। और सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। जो सच्चा मित्र होता है, जो एक आपका सच्चा मित्र होगा, ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को समझना ही समझना है। जो सच्चा मित्र होता है वो विश्वास करने योग्य होता है। जो सच्चा मित्र होगा वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। ठीक है, मतलब आप आजमाओ, जो आपके मित्र हो उनके मतलब उनका कुछ करो और वो देखो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर नहीं करता है तो वो सच्चा मित्र बिल्कुल भी नहीं है, और अगर विश्वास करता है तो वो आपका सच्चा मित्र है। और सही मार्ग बताने वाला, जो आपको सही मार्ग बताए, गलत मार्ग पर बिल्कुल भी ना ले जाए, आपको पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करे, सही मार्ग बताए और तुम्हारे लक्ष्य को वो बार बार दिखाए, तो वही सच्चा मित्र होता है। जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता है, उसे आप अभी छोड़ दो। समझ लो सब कुछ। और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। और सच्चा मित्र जो होगा ये सब करेगा तो वो आपको अपने भाई के समान बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये होता है हमारे और हमारे मित्र आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। अगर जो हमारे और हमारे मित्र के बीच आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, वो आपसे सच्चा बोले, कभी गलत ना बोले, कभी झूठ ना बोले, और आप उससे सच्चा बोलो, कभी झूठ ना बोलो, ये होनी चाहिए दोनों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। और हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे, और हम उनके हानि को अपना, मतलब उनका लाभहान हो तो हम अपना लाभहान समझे, और हमारा लाभहान हो तो हमारा जो सच्चा मित्र है वो अपना लाभहान समझे, लाभ हानि समझे। सच्चे मित्र में सच्चा स्नेह होना चाहिए। और जो सच्चा मित्र होता है स्टूडेंट, उनके अंदर सच्ची स्नेह होती है, वो आपके सच्चे मतलब सच में वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, जो सच्चा मित्र होता है। तो कुछ इस टाइप से व्याख्या लिखना है। जितना अच्छा आप लोग व्याख्या लिखोगे, जितना अच्छा आप उसमें मित्र के बारे में झोंक दोगे, उतना अच्छा मार्क मिलेगा। सो आप लोग मित्र के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, क्योंकि आप मित्र बना भी रहे हो और आप में मित्रता पाठ भी है, तो बहुत अच्छा है, बनाओ और इसका अच्छे से व्याख्या करो। देखो यहाँ किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, यहाँ एक प्रश्न है, किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, बताओ। पद्यांश देखो आपके, सॉरी गद्यांश आपके सामने है, इसे पढ़ो और बताओ किसको मित्र नहीं कहा जा सकता। 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, लेकिन हमें बताओ किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का प्रशंसक हो, लेकिन हमसे आंतरिक स्नेह न रखता हो। मतलब आपके सामने तो आपका आपका मतलब आपकी तरफ रहे, आपका प्रशंसा करे, लेकिन अंदर से उसके जलन हो, ऐसे को हम लोग सच्चा मित्र नहीं कहते हैं। कहो तो लिख दे सा का आंसर, लिखते कहो तो भाई लिखते हैं कि आप लोग लिख लोगे। यहां लिखो मैं बताता हूं। यहां स्टार्ट करो, जल्दी से सभी लोग स्टार्ट करो, इसका आंसर लिखना जल्दी से सभी लोग, मैं बताता हूं। ठीक है, यहां ऐसा लाइन से अच्छे से लिख लेना। ठीक है, देखो लिखो, ऐसा व्यक्ति जो
ऐसा व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो प्रत्यक्ष में तो हमारे गुरु का प्रशंसा करता है, हमारे सामने हमारे गुरु का प्रशंसा करता है, लेकिन आंतरिक स्नेह ना रखता हो, आंतरिक से जलन करता हो, अंदर से जलन करता हो, अंदर से स्नेह ना रखता हो। तो ये हो गया कि इसे मित्र नहीं कहा जा सकता। और एक प्रश्न और है, वो है सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो जो सच्चा मित्र है, यहां उसका आंसर लिखो नीचे, सभी लोग लिखो, मैं बताता हूं। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। सच्चा मित्र हो वो पथ प्रदर्शक होना चाहिए और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, वही सच्चा मित्र होता है। तो स्टूडेंट, ये था आज हम गद्यांश कैसे सॉल्व करें इस टॉपिक पर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब चलो देखते हैं महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देखो, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, सबको बताने वाला हूं कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझ लो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो ये जो दोनों है इनको पढ़ाया गया ऑलरेडी। अगर नहीं देखे हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। नहीं देखे हो तब की बात है ना, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप लोग स्टूडेंट एक छोटा सा काम कर लिया करो, सर्च कर लिया करो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बाई श्रवण लेक्चरर। किसी भी वीडियो के पीछे बाई श्रवण लेक्चरर लगा दोगे, हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो लेखक का जीवन परिचय, यहाँ जीवन परिचय का हेडिंग आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब होते हैं आपका परसेंटेज उठाने के लिए, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारा कुछ कराने वाला हूं। तो पहले देखो, नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है स्टूडेंट, मोस्ट IMP है। तो प्लीज इसे जरूर तैयार कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनको आपको तैयार करके ही जाना है, बिना तैयार करके नहीं जाना है। इसलिए मैं आप लोगों को मोस्ट 2 ही बताऊंगा, 2 ही। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं 2 ही बता रहा हूं। और ये गेस है, ये पक्का 100% आएंगे। इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी आ सकता है। तो इन दोनों को आपको तैयार करके जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर, ठीक है। 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट उसे देख लिए हैं। तो देखो, करना क्या है, वीडियो को सर्च करना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बाई श्रवण लेक्चरर। आपको वो वीडियो हमारा सबसे ऊपर मिल जाएगा और उसे आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे अपने हैंड राइटिंग में उसे सजा कर लिखा है। तो 2 हो गए जीवन परिचय आपको गद्य या फिर किसमें, गद्य में। ये आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है गद्य खंड में। अब पद्य खंड में मैं 3 बताऊंगा, ठीक है। देखो, कवि का जीवन परिचय, उसे आप लोग जीवन परिचय लेखक का कहा जाता है, लेकिन इसे कवि का जीवन परिचय कहा जाता है। पहला सूरदास जी का आपको जीवन परिचय याद करना है, जिसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार करके जाना है, इसको आप लोगों को सर्च करना है स्टूडेंट। मैं यहां एक बार लिख देता हूं, सूरदास का जीवन परिचय, ऐसे सर्च करते हो सभी लोग। लेकिन आप लोग बाद में एक काम किया करो, यहां नीचे बाई SHRAVAN श्रवण LECTURER लेक्चरर लगा दिया करो। बाद में श्रवण लेक्चर लगा दिया करो, हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसी वीडियो को देखकर जाना, क्योंकि हम जो पढ़ाएं और वो ना समझ में आए तो बेकार है। तो आप लोग उसे देखकर जाना, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसीदास जी का ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, इसको मैंने कवर करा दिया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर देख कर जाना, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे जरूर। तो इसको आपको तैयार करके जाना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो यहां से आप 3 किसमें, पद्य खंड में तैयार कर लेना, ठीक है। पद्य में आपको सूरदास जी का तैयार करना है, महादेवी वर्मा जी का और यहाँ तुलसीदास जी का। 3 तैयार करके जाओगे, इन 3 में से 2 मिलेंगे, पक्का है 2 मिलेंगे और 1 लिखना है। तो पक्का है आप लोग इन 3 को तैयार करके जाओगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, 5 जीवन परिचय तैयार करना है और 5 में से 100% आएगा। यहां मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। निबंध आपके सामने 5 आ चुके हैं। 5 में से आपको अगर मैं बताऊंगा 3 तैयार करना है, तो कौन कौन सा तैयार करोगे, ठीक है, 3। और अगर 5 तैयार करना है तो आपके सामने लिखा हुआ है,
लेकिन इन 5 को जो तैयार करेगा उनका तो 100% आएगा, जो 3 को तैयार करेगा उसका 80% आने का चांस है। ठीक है, ये मैं पहले बता देता हूं स्टूडेंट, ताकि आप लोग बाद में कुछ कह ना पाओ। तो यहां आप लोग देखो पहले क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। स्वदेश प्रेम के बारे में आपको वर्णन करना है, अपने देश के प्रेम के, आपको देश से कितना प्रेम है, क्या क्या है, एक एक बिंदु के टाइप में डिस्कस करना है। या देश प्रेम या अपने देश प्रेम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो करो। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, जो प्रदूषण की समस्या है और उसका समाधान दोनों वर्णन करना है। बहुत लॉन्ग लिखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छात्र और अनुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके जाना। छात्र और अनुशासन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर सकते हैं, तो प्लीज इसे भी तैयार कर लेना। कोरोना वायरस पर निबंध सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, इस साल के लिए, तो इसको आपको तो याद करना है, याद करना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कोरोना वायरस पर निबंध पर, तो नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या सर्च कर लो कोरोना वायरस पर निबंध, बहुत प्यार दिखाया है इस पर। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहिए। देखो, विज्ञान वरदान है अभिशाप, इससे भी पढ़ा दिया गया, इसमें से 3 तो पढ़ाया गया है। जो आपको अगर 3 तैयार करना है तो जो मैंने पढ़ा है उसे तैयार कर लो। कौन कौन सा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, पहला तो आपको तैयार करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको कोरोना वायरस, चूंकि इस साल के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। और फिर आपको विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसे तैयार कर लेना। अगर 3 तैयार करते हो तो इन 3 को तैयार करो, 5 तैयार करते हो तो 5 आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को इतना ज्यादा लाइक कर दो कि ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें भी मदद मिल सके आप लोगों की सहायता से। देखो, आप उनके अगर प्रिय शिष्य हो, प्रिय स्टूडेंट, फ्रेंड हो, अगर आप अपने फ्रेंड के प्रिय फ्रेंड हो तो आप लोग शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आपका लाभहान आपके फ्रेंड का लाभहान बराबर है। चाहे आपका लाभहान हो तो समझ लो आपका फ्रेंड का भी हुआ है, और आपके फ्रेंड का लाभहान हो तो समझ लो आपका भी लाभहान हुआ है। तो इसका अर्थ है आपने पढ़ा तो समझो आपके फ्रेंड को भी पढ़ना चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर भी कर दिया करो, अगर आप अपने फ्रेंड को दिल से चाहते हो। ठीक है, तो शेयर कर दो ताकि वो भी हमारे चैनल से स्टडी करके अच्छे से तैयारी कर ले। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।